Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from thermodynamics, and in today's lecture we are going to discuss one of the simplest concept, that is the relationship between delta G, that is Gibbs free energy, and useful work. Useful work और Gibbs free energy के बीच में कौन सी मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इस कंसेप्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये यूजफुल वर्क होता क्या है। सी, मेरे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में मैंने एक सबस्टेंस लिया है, से फॉर द एग्जांपल लिक्विड। मैंने इसमें एक लिक्विड सबस्टेंस लिया है। तो ये जो सिस्टम है इसमें जो ये लिक्विड है, लिक्विड की कुछ एंट्रोपी होगी या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर ये सिस्टम अपने अपने इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को खत्म करना चाहे तो कुछ हीट सिस्टम यूज करेगा। सिस्टम का जो टोटल एनर्जी कंटेंट है, सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट है, उसमें से कुछ हीट सिस्टम यूज करेगा अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए सिस्टम कुछ अमाउंट ऑफ हीट यूज करेगा। तो सिस्टम कितनी एनर्जी यूज कर रहा है फॉर ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, या सिस्टम कितनी एनर्जी यूज करेगा अपनी एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए, सिस्टम कितनी एनर्जी यूज करेगा अपने मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, कितनी हीट या एनर्जी सिस्टम यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन ये यूजफुल वर्क क्या होती है? यूजफुल वर्क वो वर्क है जो सिस्टम करता है फॉर इंक्रीजिंग इट्स एंट्रोपी, अपने मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन खत्म करने के लिए सिस्टम कितनी वर्क करेगा, उसी वर्क को हम यूजफुल वर्क कहते हैं। दैट वर्क इज कॉल्ड एज यूजफुल वर्क। सो मेरे पास दो टर्म्स है, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी, वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो सिस्टम यूज करेगा अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन खत्म करने के लिए या अपने मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ाने के लिए सिस्टम कितनी एनर्जी यूज करेगा अपनी एनर्जी में से, दैट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। और अब और एक चीज, सर यूजफुल वर्क क्या है? एक सिस्टम कितनी वर्क करेगा जिसकी वजह से इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज यूजफुल वर्क। तो दो कंसेप्ट्स है। यूजफुल वर्क इज दैट वर्क by which entropy of the system gets increased but volume does not change. Useful work is that work which is done by the system due to which the entropy of the molecules increases but the volume does not change. That is why the useful work is also called as work of non-expansion. Useful work is also called as वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। अब हम यूजफुल वर्क को वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यूजफुल वर्क वो वर्क है जो सिस्टम करता है अपनी रैंडमनेस बढ़ाने के लिए, अपनी अट्रैक्शन खत्म करने के लिए। तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फैलेंगे। तो पिस्टन जो है मैंने अपनी जगह रखा है, पिस्टन का अपनी जगह पे होना, वॉल्यूम डज नॉट चेंज बट द एंट्रोपी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। सो दिस वर्क ड्यू टू विच एंट्रोपी इंक्रीजेस but volume does not change, this work done by the system, that is called as useful work or work of non expansion। और ये यूजफुल वर्क करने के लिए, अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के लिए सिस्टम कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी और यूजफुल वर्क के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, वही मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम आज डिराइव करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं मैथमेटिकल एक रिलेशनशिप डिराइव करूं गिब्स फ्री एनर्जी और यूजफुल वर्क के बीच में, मैं आपको और एक वर्क के बारे में यहां पे जानकारी देता हूं। देख लीजिए कौन सी वर्क, दैट इज कॉल्ड एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो और एक तरह का वर्क करते हैं
जिसको हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं। देख लीजिए, अगर हम सिस्टम को हीट करेंगे, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी वो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे देंगे, और जब ये पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, आपका पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जब पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा तो उस टाइम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वो वर्क जो मॉलिक्यूल्स उस टाइम कर रहे हैं, जिस टाइम वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, उस टाइम वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस वर्क का नाम पड़ेगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो सिस्टम जो है, सिस्टम दो तरह के वर्क्स करता है। एक वो वर्क जिससे वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बढ़े, दैट इज कॉल्ड वर्क ऑफ एक्सपेंशन। उससे एंट्रोपी नहीं बढ़ती, उससे खाली वॉल्यूम बढ़ेगा। और वो कब होता है? जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और वो पिस्टन को ऊपर की तरफ ज्यादा ज्यादा धक्का देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इस वर्क का नाम पड़ेगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और एक वर्क वो है जो सिस्टम करता है फॉर इंक्रीजिंग इट्स एंट्रोपी, अपना रैंडमनेस बढ़ाने के लिए जो वर्क ये करेगा, दैट इज कॉल्ड वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, आल्सो कॉल्ड एज यूजफुल वर्क। उस टाइम पे खाली एंट्रोपी बढ़ जाती है, वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। तो मैं एक चीज करता हूं, आई एम गोइंग टू डिराइव एन रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। सी, मैं एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव कर देता हूं। उस मैथमेटिकल रिलेशनशिप से आपको पता चल जाएगा कि गिब्स फ्री एनर्जी और यूजफुल वर्क के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है। तो देख लीजिए, आई राइट डाउन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा हो तो वो यूट्यूब पे मेरे प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में थर्मोडायनेमिक्स का जो प्लेलिस्ट है वो ओपन करे, और वहां पे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला लेक्चर मिल जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, जब हम सिस्टम को क्यों अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, सिस्टम को जब हम क्यों अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो उस क्यों अमाउंट ऑफ हीट देने की वजह से सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई और डेल्टा यू। प्लस सिस्टम को जो हम क्यों अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, उसमें से कुछ एनर्जी जो सिस्टम है यूज करता है फॉर इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, और कुछ एनर्जी यूज करता है फॉर परफॉर्मिंग वर्क। अगर आप सिस्टम को क्यों अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो सिस्टम कुछ हीट कंटेंट अपने पास रखेगा, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दैट इज डेल्टा ई। और क्यों अमाउंट ऑफ हीट में से सिस्टम कुछ हीट यूज करेगा फॉर परफॉर्मिंग वर्क। सो जो आप सिस्टम को हीट दे रहे हो के क्यों अमाउंट, इसके दो हिस्से हो रहे हैं। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा पोर्शन यूज होगा फॉर परफॉर्मिंग वर्क। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the heat given to the system is equal to the sum of increase in internal energy of the system plus work done by the system. तो ये आता है as per first law of thermodynamics. Now see, जो ये वर्क है, सिस्टम जब वर्क करता है ना, तो मैंने पहले ही कहा, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, सिस्टम दो तरह के वर्क्स करता है। एक वर्क ऑफ एक्सपेंशन जिससे कि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाए, और दूसरा वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन जिससे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाए। तो मैं यहां पे लिखूंगा W, वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। सिस्टम जो है दो तरह के वर्क्स करता है, एक वर्क ऑफ एक्सपेंशन, दूसरा वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। तो हम इस वर्क का वैल्यू यहां पे सबस्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। I'm going to determine the relationship between Gibbs free energy and useful work. तो एज पर फर्स्ट लॉ, जब हम सिस्टम को क्यों अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो उस हीट के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा हिस्सा सिस्टम यूज करेगा फॉर परफॉर्मिंग वर्क, दैट इज व्हाई Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। और हमने वर्क डन बाय द सिस्टम कहा कि वर्क दो तरह के वर्क, सिस्टम जो है वर्क दो तरह के वर्क्स करता है, एक तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन, दूसरा वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। सो दिस W विल बी इक्वल टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, देयरफॉर Q विल बी इक्वल डेल्टा E प्लस W के बदले में लिखूंगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन,
वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। तो हमारी ये फॉर्मूला आ गई है, सिस्टम को जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करोगे उसके तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सिस्टम अपने पास रखेगा जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा हिस्सा सिस्टम यूज करेगा फॉर इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम फॉर परफॉर्मिंग वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तीसरा हिस्सा सिस्टम यूज करेगा फॉर इंक्रीजिंग इट्स एंट्रोपी, दैट इज फॉर परफॉर्मिंग वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। अब देख लीजिए क्यू इज इक्वल डेल्टा ई प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। बेटा वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन कौन सी वर्क है? वो वर्क जो सिस्टम करता है फॉर इंक्रीजिंग इट्स एंट्रोपी, फॉर इंक्रीजिंग इट्स एंट्रोपी। सिस्टम जितना भी वर्क करता है फॉर इंक्रीजिंग इट्स एंट्रोपी उसी का नाम पड़ता है वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, या उसी वर्क को हम कहते हैं यूजफुल वर्क। सो इसके बदले में लिखूंगा यूजफुल वर्क, वर्क यूजफुल। It is useful work in the sense that it is that work due to which volume does not increase, but the attraction between the molecules that is overcome, due to which randomness of the molecules increases. So work of expansion वो work है जो सिस्टम करता है एंट्रोपी बढ़ाने के लिए। सो वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन के बदले मैंने लिख लिया यूजफुल वर्क, क्योंकि यूजफुल वर्क ही रिप्रेजेंट करता है सिस्टम ने कितनी वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन कर दी फॉर इंक्रीजिंग इट्स एंट्रोपी। तो देख लीजिए बेटा, इसको मैं हटा देता हूं अब। So Q amount of heat supplied to the system that is used for increasing internal energy, that is used for performing work of expansion, and that is also used for performing useful work or for increasing entropy. So इस इक्वेशन का मैं नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड के हिसाब से हमने देखा कि अगर आप सिस्टम को आप क्यों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे तो उस हीट के तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, दूसरा हिस्सा हीट का सिस्टम यूज करेगा फॉर इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड फॉर परफॉर्मिंग वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और तीसरा हिस्सा सिस्टम यूज करेगा अपनी एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क ऑफ यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क करने के लिए सिस्टम थर्ड पोर्शन ऑफ हीट यूज करेगा। So Q will be equal to delta E plus work of expansion। बेटा मैंने ऑलरेडी वर्क ऑफ एक्सपेंशन के रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हैं YouTube के प्लेलिस्ट में। मैंने वर्क ऑफ एक्सपेंशन के रिलेटेड ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वो वर्क जिससे वॉल्यूम बढ़ जाए, दैट वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V, P डेल्टा V। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन के बदले मैंने क्या लिखा? P डेल्टा V, क्योंकि ये वो वर्क है जिसपे वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस यूजफुल वर्क। तो यूजफुल वर्क, सो इसको मैं हटा देता हूं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देख लीजिए बेटा, जो आप सिस्टम को क्यों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो, सिस्टम को आप क्यों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो, उस क्यों अमाउंट ऑफ हीट में से सिस्टम कुछ हीट यूज कर रहा है फॉर इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, कुछ हीट इसमें से यूज कर रहा है सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग वर्क ऑफ एक्सपेंशन फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसमें से सिस्टम यूज कर रहा है फॉर इंक्रीजिंग एंट्रोपी और फॉर परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। अब देख लीजिए, फ्रॉम द concept of enthalpy, from the concept of enthalpy, बेटा हमने ऑलरेडी एंथैल्पी पढ़ा हुआ है। एंथैल्पी के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी, ये किसके बराबर होता है? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अगर आपको ये चीज समझना है कि डेल्टा H कैसे डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर होता है, तो इसके लिए आपको एंथैल्पी वाला टॉपिक फिर से देखना पड़ेगा। उसी में हमने ये पढ़ा है कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन डन बाय द सिस्टम। सो यहां पे देख लो, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। देयरफॉर Q will be equal to this, Q will be equal डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, डेल्टा E प्लस P डेल्टा किसके बराबर होता है? डेल्टा H के बराबर, यानी कि ये सारा टर्म डेल्टा H के बराबर होगा प्लस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। सो Q is equal
delta E plus P delta V, that is called delta H, change in enthalpy, plus useful work done by the system. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे इक्वेशन नंबर 4 के पास. As per equation number 4, the heat given by the heat given to the system, that is utilized for increasing total enthalpy of the system and for performing useful work. इसका मतलब क्या है, जब हम सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, उस हीट में से कुछ हीट सिस्टम यूज करता है अपनी एंथैल्पी बढ़ाने के लिए, उसी का नाम पड़ेगा डेल्टा एच, और कुछ हीट उसमें से यूज होती है फॉर परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क. सिस्टम को जब हम हीट देते हैं तो उसी हीट में से कुछ हीट सिस्टम यूज करता है अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, तो उसी हीट का नाम पड़ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी. क्यों अमाउंट ऑफ हीट में से कितनी हीट सिस्टम यूज करेगा फॉर परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क, दैट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी. तो हमारे पास क्यों है, क्यों वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमने सिस्टम को दे दी, जिसकी वजह से सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ गई और जिसकी वजह से सिस्टम ने यूजफुल वर्क कर दी, यानी कि अपनी एंट्रोपी को बढ़ा दिया. अब देख लीजिए, मैं एक और चीज लिखता हूं, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी. हमने जब एंट्रोपी कंसेप्ट पढ़ा था, एंट्रोपी वाले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था जो डेल्टा एस होता है, चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी. जब हमने एंट्रोपी वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें हमने बोला था एक सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी. देख लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the system represents the increase or decrease in the entropy of the system. Constant temperature पे सिस्टम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा या लॉस करेगा, वही डिटरमाइन करेगा उस सिस्टम की एंट्रोपी कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी. जब भी हम एक सिस्टम को हीट देंगे तभी उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तभी उस मॉलिक्यूल्स सिस्टम के मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे, तभी एंट्रोपी बढ़ जाएगी. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को जितना हीट दोगे उतनी अट्रैक्शन कम होगी, और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतने मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे और उतनी रैंडमनेस या एंट्रोपी बढ़ जाएगी. एक कांस्टेंट टेम्परेचर में सिस्टम से जितनी हीट आप बाहर निकालोगे उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, सिस्टम की एंट्रोपी उतनी कम होगी, डेल्टा एस का वैल्यू भी उतना कम आएगा. So the change in entropy of the system at constant temperature, that is equal to the Q amount of heat absorbed or released by the system. So as per this formula, Q will be equal to T delta S. So heat given to the system as per this formula, that is equal to the product of temperature and change in entropy. Q is equal to T delta S. So we will substitute this value of Q in equation 4. We will substitute this value of Q in equation 4. So Q किसके बराबर होता है? T delta S. So Q के बदले लिखेंगे T delta S is equal to delta H plus useful work done by the system. तो फाइनली हम इस फॉर्मूला पे पहुंच गए. T delta S is equal to delta H plus useful work. अब इस इक्वेशन में थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं. T delta S को यहां ले जाएंगे और यूजफुल वर्क को हम यहां पे लिखेंगे. सो ये यूजफुल वर्क यहां पॉजिटिव है तो इस साइड से ये नेगेटिव फॉर्म में हम लिखेंगे. सो नेगेटिव यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H. इसको यहां पे शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा माइनस T डेल्टा S. देख लो, यूजफुल वर्क पॉजिटिव है तो मैंने इस साइड लिख लिया तो ये नेगेटिव बन गया. T डेल्टा S वाज पॉजिटिव टर्म तो मैंने इस साइड लिख लिया तो ये नेगेटिव बन गया. क्लियर है? तो अब मैं क्या कहता हूं यहां पे, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अब मैंने कल का जो लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स में जो गिब्स फ्री एनर्जी में लेक्चर दिया था, गिब्स फ्री एनर्जी के लेक्चर में हमने पढ़ा था डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. जो मैंने गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेटेड ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है,
उसमें हमने पढ़ा था चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो वही टर्म यहां पे यूज हो रही है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम, डेल्टा जी। तो क्योंकि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी, सो इसके बदले लिखेंगे डेल्टा जी। डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी, सो माइनस यूजफुल वर्क दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब एक चीज करते हैं बेटा, इसको यहां पे लिख लेते हैं और इसको यहां लिख लेते हैं, सो डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव and that will be equal to useful work done by the system. This is the final relationship which was required between change in Gibbs free energy and useful work done by the system. अब आप इस इक्वेशन पे नजर डालो, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, सिस्टम जितना ज्यादा अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करेगा उतनी ही ज्यादा होगी यूजफुल वर्क, उतनी ही ज्यादा सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। बेटा हम गिब्स फ्री एनर्जी किसे कहते थे, वो एनर्जी जो सिस्टम यूज करता है फॉर परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क और फॉर इंक्रीजिंग एंट्रोपी और फॉर कैरिंग आउट वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी है उसमें से कितनी एनर्जी सिस्टम यूज करेगा अपनी एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए या यूजफुल वर्क करने के लिए, उसी एनर्जी का नाम पड़ता है गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कि हर किसी सिस्टम के पास कुछ अवेलेबल गिब्स फ्री एनर्जी होती है जो सिस्टम यूज करता है अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के लिए या यूजफुल वर्क परफॉर्म करने के लिए। अब अगर सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू कम होगा, यानी कि सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू का कम होने का मतलब क्या है, सिस्टम ने गिब्स फ्री एनर्जी को यूज किया है तो उसकी एंट्रोपी क्या बढ़ जाएगी और उस सिस्टम उतना ज्यादा यूजफुल वर्क परफॉर्म करेगा। यानी कि जितना ज्यादा सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी उतना ही ज्यादा सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है यूजफुल वर्क। दैट इज व्हाई फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जितना भी डेल्टा जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जितना भी डिक्रीज हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए, इसका मतलब है सिस्टम ने वो एनर्जी यूज की है अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के लिए और उतनी ज्यादा प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। सो द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, और डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन डन बाय द सिस्टम, और डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ एंट्रोपी इन चेंज टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। जितना ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम का कम होगा उतना ही ज्यादा सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि उतनी ज्यादा सिस्टम ने वो एनर्जी यूज की है अपने मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए। यानी कि जितनी ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी कम हो जाएगी उतना ही ज्यादा यूजफुल वर्क होगा, उतना ही ज्यादा एंट्रोपी बढ़ जाएगा, और जितना एंट्रोपी बढ़ जाएगा सिस्टम का उतना ही प्रोसेस उसमें स्पॉन्टेनियस होगा। सो आई विल राइट डाउन हियर वन पॉइंट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, for spontaneous processes the decrease in the value of delta G गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जितना कम होगा spontaneous processes में, the more will be the useful work done by the system। जितना सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा उतना ही ज्यादा सिस्टम यूजफुल वर्क परफॉर्म करेगा, और जितना सिस्टम ज्यादा यूजफुल वर्क परफॉर्म करेगा उतनी ही सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, डेल्टा एस विल बी मोर पॉजिटिव, और जितना सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ जाएगा उसमें जो प्रोसेस होगी दैट विल बी मोर फीजिबल और मोर स्पॉन्टेनियस, उसको होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाए, कहने का मतलब है उस सिस्टम ने गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा यूज की है वो यूजफुल वर्क परफॉर्म करने के लिए। अब यूजफुल वर्क कौन सी वर्क है,
वो वर्क जिससे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अगर सिस्टम ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है फॉर परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क, तो जितनी ज्यादा यूजफुल वर्क होगी उतना ही सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा, और जितना सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा उतना ही जो उसमें प्रोसेस होगी वो उतनी ही फीजिबल या उतनी ही आसानी से हो जाएगी, या वो प्रोसेस उतनी ही ज्यादा स्पॉन्टेनियसली कैरी आउट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जितना एक सिस्टम गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करेगा उतना ही उसकी मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, उतना ही मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और हम कहते हैं सिस्टम ने उतनी ही ज्यादा यूजफुल वर्क कर दी। और वो वर्क जो यूजफुल वर्क है वो वर्क है जिसमें एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सो एंट्रोपी जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी प्रोसेस ज्यादा स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। सो इसके साथ ही आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह आई विल बी सून टेकिंग योर न्यू यूनिट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।